हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र के एक वायरल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेंगे और पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, आप निर्देश वगैरह पढ़ सकते हैं, पेपर पैटर्न ऐसे ही देखने को मिलेगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। तो मैंने आंसर इसमें लिख दिया है ताकि जो है आप जब इसके पीडीएफ पाएं तो इसे रिवीजन कर सके। तो यहाँ पे राइट आंसर कृषि पर निर्भरता हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता यहाँ पे जो है कृषि पर निर्भरता, इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्पादन में अंतर का कारण क्या होता है। तो उत्पादन में जो अंतर का कारण है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए, भूमि, श्रम, पूंजी या प्राकृतिक संसाधन। आप इसका कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पूंजी। ठीक है, पूंजी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादन में अंतर का कारण जो होता है वो पूंजी के कारण होता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल जो मूल्य होता है उसी को जीडीपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता का संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो उपभोक्ता का जो संतुलन था वो बजट रेखा पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि भारत का राजस्व सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो उसमें आयकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मांग का अर्थ क्या है। तो मांग का अर्थ हो जाएगा किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा जो होती है उसी को मांग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी। तो भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना जो लागू की उसमें हरित क्रांति राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने अगला है, व्यापार चक्र कौन सा चरण मंदी कहलाता है। तो उसमें अवसाद जो होता है ये व्यापार चक्र का जो है मंदी के नाम से जाना जाता है। मंदी का हम लोग घाटे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का यह मानक क्या है जो वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य जोड़ता है। तो राइट आंसर जीडीपी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाएंगे, उत्तर सहित मैंने लिख दिया है ताकि जो है आप इसे दोबारा रिवीजन कर सके। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न की। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से दिए रहते हैं, इनका आंसर देखना है। तो चलिए अब आंसर एक एक करके समझते हैं और इसको बारीकी से यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा, हेडिंग बनाना है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, और फिर इसके बारे में लिखना पड़ेगा। हेडिंग बना के लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, यहाँ से आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, लिखने के तरीका बस थोड़ा समझ जाइए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्ति या छोटे आर्थिक इकाई से होता है, जिसमें घर, छोटी इकाई, कंपनियां ये सब आती हैं। ठीक है, इनके व्यवहार का अध्ययन करता है। नहीं समझ कोई बात नहीं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, उदाहरण में लिखा गया है कि एक व्यक्ति का निर्णय है कि वह किसी वस्तु खरीदने के लिए कितना भुगतान करेगा या कंपनी अपने उत्पाद को कीमत को कैसे तय करेगी, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र का हिस्सा माना जाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म मतलब ही छोटा होता है, यानी माइक्रो। ठीक है, तो जो हम छोटे स्तर पर कोई चीज अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में, तो उसमें जो है उसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, जैसे कोई छोटा उद्योग हो गया, कोई छोटा फर्म हो गया, कोई छोटी कंपनी हो गई, उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो हम करते हैं उसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मांग से आप क्या समझते हैं। मांग क्या होता है, तो आइए इसको परिभाषित करते हैं। डिमांड की बात कही जा रही है। तो देखिए, मांग वह मात्रा है जिसमें उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है और आप जो है इस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं 100 रुपये कीमत पे, तो क्या है, वही डिमांड हो गई, मांग हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आप 100 रुपये पे खरीदने को तैयार नहीं होते हैं तो मांग नहीं कहलाएगा। जब आप 100 रुपये की कीमत है, उस कीमत पर आप उस वस्तु को खरीद रहे हैं तो वही मांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यदि
कोई पिज्जा है, पिज्जा की कीमत 100 रुपये है और 500 लोग उसे खरीदने के लिए तैयार हैं, तो ये मांग कहलाती है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग भी क्या होती है, घटती जाती है। यानी अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी भैया, मांग घटती चली जाती है। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है पूरक वस्तुएं क्या कहलाती हैं। पूरक वस्तुएं क्या कहलाती हैं, तो सबसे पहले आपको काम करना है, एक हेडिंग बनानी है पूरक वस्तुएं। ठीक है, और फिर इसके बारे में लिखना है पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक साथ उपयोग किया जाता है। एक साथ उपयोग करने का मतलब क्या, उदाहरण समझते समझ में आ जाएगा। जैसे चाय और चीनी, ठीक है, चाय और चीनी, कार और पेट्रोल, इसकी या बिस्की, बर्फ। फिर इसके बाद जब एक साथ मूल्य घटता है तो दूसरे की वस्तु की मांग भी प्रभावित होती है, नहीं बढ़ती घटती है। तो यहाँ कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर चाय है तो चाय के साथ चीनी को जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर कार है तो कार को पेट्रोल के साथ जोड़ा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु उसके साथ प्रभावित हो रही है, जो वस्तु उसके साथ काम कर रही है, तो वो यहाँ पे जैसे पेन है, पेन है तो कॉपी है। तो कहने का मतलब वही चीज यहाँ पे है कि पेन बिना कॉपी अधूरा, कॉपी के बिना पेन अधूरा है। वैसे ही मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ये पेन में जो कैप लगा हुआ है, ये पेन में कैप लगा हुआ है, तो ये कैप जो है इंपॉर्टेंट है और पेन भी इंपॉर्टेंट है, तो पेन और कैप दोनों एक ही में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बिना दोनों अधूरे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों प्रभावित होते हैं दूसरे से। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई वस्तु ऐसी होती है इसमें एक साथ उपयोग किया जाए, जैसे ये पेन है ना, तो पेन के साथ क्या कर रहे हैं आप, इसको भी कैप को उपयोग करते हैं भाई, इसको बंद करते हैं। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जो चाय है चीनी को जोड़ा गया है, कार को पेट्रोल के साथ जोड़ा गया है, इसको बिस्की बर्फ के साथ जोड़ा गया है। ऐसे वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। अगर इनका मूल्य घटता बढ़ता है तो ये वस्तु भी घटती बढ़ती है, प्रभावित होती है। ठीक है, उसी को पूरक वस्तु के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फलन, उत्पादन फलन क्या है। ठीक है, उत्पादन फलन क्या है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। उत्पादन फलन यह बताता है कि कितने संसाधन जैसे श्रम और पूंजी का उपयोग करके कितनी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित की जा सकती हैं। उत्पादन फलन का मतलब ये है कि जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन क्या है, उत्पादन के साधन श्रम है, पूंजी है, भूमि है, संगठन है। ठीक है, ये सब क्या है, साधन है जो उत्पादन को बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पे कहा गया है कि ये सब मिलकर उत्पादन कितनी वस्तुएं सेवाओं को उत्पादन करते हैं, वही उत्पादन फलन के नाम से जानता है। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते समझ में आ जाएगा। हर पॉइंट मैंने एक उदाहरण लिखा है ताकि जो है आप आसानी से समझ पाएं और आप उसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं, रट्टा ना मारें, आप समझने की कोशिश करें तो आप चीजें आसानी से समझ पाएंगे। उदाहरण में लिखा गया है, अगर एक कार की फैक्ट्री में 10 श्रमिक काम कर रहे हैं तो और एक दिन में 50 कारें बनती हैं, तो उत्पादन फलन यह दिखाता है कि इन श्रमिकों की मदद से कितनी कारें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब कह रहा है कि ये कार की फैक्ट्री में 10 श्रमिक हैं और एक दिन में 50 जो है कारें बनाई जा रही हैं, तो ये तय किया जाता है कि ये उत्पादन फलन यह बताता है कि श्रमिक जो है उनकी मदद से कितनी कारें बनाई जा सकती हैं। यानी अगर 10 श्रमिक 50 कारें बना रहे हैं तो 100 श्रमिक कितनी कारें बनाएंगे। ठीक है, आप इस प्रकार से अपना निकाल सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया कि उत्पादन फलन जो यहाँ पे श्रमिक हैं वो कितना कैसे उत्पादन करते हैं, कितनी मात्रा में वस्तु को उत्पादन करते हैं, वो डिपेंड करता है इनमें, तो उसी को उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, ऐसा उत्तर आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको उदाहरण के माध्यम समझा दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है पूर्ण रोजगार से आप क्या समझते हैं। अगर एक क्वेश्चन पेपर में आएगा कि पूर्ण रोजगार क्या है, तो आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे पूर्ण रोजगार। ठीक है, लिखेंगे पूर्ण रोजगार का मतलब भैया सभी लोग जो काम करने के इच्छुक हैं वो काम पा रहे हैं, उन्हें पूर्ण रोजगार के नाम से जानते हैं। भाई सिंपल सी बात, अगर 10 लोग काम करने के लिए तैयार हैं और 10 लोग काम मिल जाए तो पूर्ण रोजगार नहीं, सबको रोजगार मिल रहा है। ठीक है, उदाहरण देखिए, एक छोटे से शहर में हर व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसे रोजगार मिल रहा है। यह यहाँ बेरोजगारी बेरोजगारी जो दर है बहुत कम होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी योग्यता के हिसाब से काम नहीं पा रहे होते हैं। ठीक है, जो उनकी योग्यता होती है वो काम नहीं मिल पाता है। भाई कोई उच्च श्रेणी का पढ़ाई कर लिया है तो उसको काम नहीं मिल पाएगा तो बेरोजगारी श्रेणी में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये कि पूर्ण रोजगार मतलब ये होता है कि जो लगभग सभी लोग रोजगार पा जाए उसे पूर्ण रोजगार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है। तो सरकारी बजट हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें
सरकारी बजट एक योजना होता है जिसमें सरकार की आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। यानी सरकारी बजट का मतलब कि जैसे आप अपने एक बजट बनाते हैं, मान लीजिए आप जो है आपके जेब में 100 रुपये है, ठीक है, तो 100 रुपये में बजट बना लेंगे कि भाई इतना रुपया यहाँ खर्चा करना है, इतना रुपया यहाँ खर्चा करना है, 50 रुपया वहाँ लगाना है, 10 रुपये वहाँ लगाना है। इसका मतलब ये है कि ऐसे सरकार बजट बनाती है, उसके पास कितना इनकम आया है, कितना आय मिली है उसको, और कितना उसका व्यय हुआ है, व्यय मतलब कितना खर्च हुआ है, इन दोनों का बजट दिखाता है कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। इसका मतलब कितना आ रहा है कितना जा रहा है, इन दोनों का जो अनुमान होता है उसी को हम सरकार की बजट कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि सरकार ने अपनी आय के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए करोड़ जो है वो एकत्र कर लिए हैं, 50,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आदि पे जो है इन्होंने खर्च कर दिया, तो इसकी जो है ये पूरी की पूरी बजट है। 1 लाख करोड़ खर्चा रुपये एकत्र किया है, 50,000 करोड़ इन्होंने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया है। इस प्रकार से जो इन क्षेत्रों में लगाया, तो ये क्या है, आय आया है और खर्च हुआ है, तो ये पूरा पूरा सरकारी बजट होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनैच्छिक बेरोजगारी से आप जो है क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अनैच्छिक बेरोजगारी हेडिंग बन जाएगी आपकी, और लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करने के इच्छुक होते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि आप काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन आपको काम ना मिले तो अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में मंदी के कारण एक व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन काम कमी के कारण उसमें काम नौकरी नहीं मिल पाती है, तो उसे जो है अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो लोग काम करना चाहते हैं रोजगार उनको ना मिले तो उन्हें अनैच्छिक बेरोजगारी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, मुद्रा क्या है, मनी, व्हाट इज मनी, मुद्रा क्या है। आइए समझते हैं मुद्रा क्या है। मुद्रा वह साधन है या माध्यम भी कह सकते हैं जिसका उपयोग वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। आपके पास मुद्रा होगा, मुद्रा यानी पैसा होगा, पैसा होगा तो आप कोई वस्तु सामान खरीद सकते हैं, ठीक है, और आदान प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मुद्रा क्या है, एक साधन है, या इसे हम माध्यम भी कह सकते हैं। जैसे कोई वस्तु आप खरीदेंगे तो किसके माध्यम से खरीदेंगे, पैसा होगा तभी तो खरीद पाएंगे, तो साधन भी है और माध्यम दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रा क्या है, एक साधन है या माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, यह वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे रुपया, डॉलर, डिजिटल पैसा, आज की क्रेडिट कार्ड, ये सब जो है मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की। जितने भी मैंने आपके सामने लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे सारे क्वेश्चन इस प्रकार से। ठीक है, हम लोग यहाँ बात करेंगे ऐसे ही अच्छे तरीके से समझेंगे लघु उत्तरीय में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न आप देख पाएंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने यहाँ पे मांग की प्रमुख निर्धारित तत्व कौन कौन से, इसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे एक हेडिंग बन जाएगा, ठीक है, और इसके बारे में एक एक करके लिखेंगे। मांग के निर्धारित तत्व वे कारक होते हैं जो मांग की मात्रा को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से जो है उसके तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट मूल्य हो जाएगा। कीमत बहुत बड़ी चीज होती है, कीमत प्रभावित होगा तो मांग भी प्रभावित होगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखना है। जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाती है। कहने का मतलब ये है कि वस्तु कीमत अगर बढ़ रही है, ठीक है, कीमत अगर बढ़ रही है तो मांग क्या होगी, मांग घटना शुरू कर देती है। और अगर कीमत घट रही है तो मांग क्या होती है, बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि यदि एक पिज्जा की कीमत 200 रुपये है, 200 रुपये से घटकर 150 रुपया हो जाए तो मांग उसकी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे अगला जो कारण है वो है उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय प्रभावित होगी तो मांग भी प्रभावित होता है। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वे अधिक वस्तु और सेवाओं खरीदने के सक्षम हो जाते हैं, जिससे मांग बढ़ती है। लेकिन अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मांग भी प्रभावित होगा। ठीक है, आगे उदाहरण में देख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो महंगे कपड़े, गैजेट्स और अन्य सामान जो है खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, वस्तु कीमत जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला है उपभोक्ता की पसंद और प्राथमिकता।
भाई सिंपल सी बात है, आप दुकान पे जाएंगे कोई वस्तु खरीदेंगे तो आपको जब पसंद होगा तभी तो खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पसंद पर भी डिमांड प्रभावित होता है, वही बात यहाँ पे लिखा गया है। यदि उपभोक्ता का एक खास उत्पादन के प्रति रुझान बढ़ता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। मतलब सिंपल भाषा में कहें कि आप जो वस्तु दुकान पे खरीदने गए हैं, अगर आपको पसंद आया है तो आप उसे खरीदेंगे, पसंद नहीं आया तो खरीदेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि आप पसंद के ऊपर भी निर्भर करता है डिमांड। ठीक है भैया, आगे इसमें उदाहरण में दे सकते हैं, जब स्मार्टफोन के नए मॉडल लॉन्च होते हैं तो उपभोक्ताओं की प्राथमिकता बदल जाती है और इससे मांग भी वृद्धि होती है। जब नए नए फोन आते हैं, हर कंपनी वाला नए नए फोन क्यों निकालते रहते हैं? क्योंकि भैया जानते हैं मोबाइल 2-3 साल से ज्यादा चलता नहीं है। ठीक है, और ऐसा बनाते भी हैं कि 2-3 साल या 5 साल से ज्यादा चलता ही नहीं मोबाइल, तो इसीलिए वो नए नए मोबाइल थोड़ा थोड़ा उसमें वर्जन चेंज करते रहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद जो है अपना लॉन्च कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मॉडल चेंज कर देंगे, थोड़ी सी उसकी कुछ कैपेसिटी बढ़ा देंगे, तो वही चीज है, लोगों को प्रभावित करते हैं। और उपभोक्ता जब उससे देखता है कि नहीं बढ़िया चीज है, अच्छा चीज है, तो प्रभावित होता है। ठीक है, उसको पसंद आती है वो चीज खरीदता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को इसमें लिख सकते हैं। आगे बात करें इसमें वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तुएं। वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तुएं का मतलब ये है, यदि किसी वस्तु की एक अच्छा और सस्ता विकल्प मौजूद हो तो उस वस्तु का मांग घट जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, ठीक है, दोनों वस्तु सेम है मान लेते हैं, बस कंपनी का नाम अलग अलग है, कंपनी अलग अलग है, लेकिन मान लो ये 100 रुपए की मिल रही है और ये मान लो 150 रुपए का मिल रहा है, दोनों चीज वही है, बस कंपनी अलग अलग है, तो लोग 100 रुपए की तरफ प्रभावित होंगे, यानी मांग भी यहाँ पे प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें जैसे उदाहरण के तौर में दे सकते हैं, अगर कोई नया या सस्ता बेहतर मोबाइल फोन बाजार में आ जाए तो पुराने फोन की मांग घट जाती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नए फोन आ जाते हैं जो नए वर्जन में आते हैं, नए मॉडल में आते हैं, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मौसम और मौसम का प्रभाव। मौसम भी जो है मांग को प्रभावित करता है, कैसे आइए देखते हैं। मौसम भी जो है मांग को प्रभावित करता है। जैसे कि गर्मी में ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, इनकी मांग बढ़ जाती है, लेकिन सर्दी में उन्हीं वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। और जैसे ठंडी आएगी, मतलब गर्मी आएगी, तो लोग क्या जैकेट पहनना पसंद करेंगे, जैकेट खरीदना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो मांग मौसम के अनुसार भी प्रभावित होती है। दोस्तों मैंने जो भी लिखा है बहुत आसान शब्दों में लिखा है, आसान शब्दों में समझाया है, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने और लेकर आते रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है ये हमें समझना है और उसकी क्या विशेषता है ये हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हेडिंग बन जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, उसके बारे में लिखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार संरचना होती है। तो पहला पॉइंट हमें मिलता कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की संरचना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है जहां पर विक्रेता और खरीदार एकत्रित होते हैं, यानी विक्रेता और क्रेता और विक्रेता दोनों एकत्रित होते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, एक बाजार होता है। ठीक है, क्या होता है, एक बाजार होता है जहां पे क्रेता यानी खरीदने वाले, विक्रेता यानी बेचने वाले एकत्र होते हैं। जैसे मेला होता है ना, मेले में लोग इकट्ठा होते हैं। जो लोग मेला देखने जाते हैं वो तो खरीदने वाले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं दुकानदार जो मेला में आते हैं बेचने वाले होते हैं। इसका मतलब ये है कि मेला एक ऐसा स्थान होता है जहां पे लोग भीड़ इकट्ठा करके वस्तु को खरीदते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उसे मेला कहते हैं, है ना। अगर मेला में भीड़ ना हो तो मेला किसी काम का नहीं, और मेला का मतलब ही भीड़ होता है। जब तक भीड़ ना हो तो मेला नहीं होता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों यहाँ पे बाजार जो होता है, यहाँ पे बाजार को ही पूर्ण प्रतियोगिता के नाम से कह सकते हैं, हम जान सकते हैं, क्योंकि बाजार में क्रेता और विक्रेता इकट्ठा होते हैं और वस्तुओं का लेन देन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें कहा गया है वस्तु के विक्रेता और खरीदार होते हैं, सभी को समान जानकारी होती है। ठीक है, यानी क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, जो खरीदने वाला होता है उसको भी जानकारी होती है कि इसकी कीमत कितनी है, वस्तु कैसी है, उसको पता होता है किस कंपनी की है। और जो बेचने वाला होता है उसको भी तो पता होता है भाई कीमत क्या है, उसकी प्राइस क्या है, और जो है किस कंपनी की वस्तु है, अच्छा है खराब है कैसा, उसको पता होता है। ऐसे ही जो खरीदने वाला होता है उसको भी पता होता है। ठीक है,
यहाँ पे आगे है, इसमें कोई भी अपनी कंपनी कीमत को नियंत्रित नहीं कर सकती है, इसकी प्रमुख गुण निम्नलिखित है। इसमें जो कंपनी कीमत होती है वो नियंत्रित नहीं कर सकती है कि कीमत कोई हाई हो जाए कोई लो हो जाए, ऐसा नहीं है, वो बाजार डिपेंड करता है कि बाजार में कीमत क्या होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब इसकी विशेषता क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं विशेषता में, आसान शब्दों में समझते हैं वित्त उदाहरण के माध्यम से, ताकि आप आसानी से समझ पाए। मैं आपको बता दूं कि आपको हर पॉइंट में उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए लिखा है कि मैं आपको समझा सकूं और आप उसे समझ के अपनी भाषा में अच्छे से लिख सकें। इसे रट्टा मारना नहीं कहते दोस्तों, इसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, इसको समझ के साथ पढ़ना कहते हैं। बहुत लोग समझाने वाले हैं, आपको समझाने वाले किताबी भाषा पढ़ देंगे, लेकिन ये है कि उससे समझे कैसे, उसे याद कैसे करें, उसे प्रेजेंट कैसे करें कॉपी में, ये सबसे बड़ी चीज होती है। कला तो इसी में है ना कि प्रेजेंट कैसे करें, समझे कैसे, उसे समझ जाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। वही बात यहाँ पे समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप पहला पॉइंट है कि विक्रेता और खरीदार, यानी क्रेता और विक्रेता भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें इस प्रकार की बाजार में बहुत सारे विक्रेता और खरीदार होते हैं, जिसमें विक्रेता पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। यानी सिंपल सी भाषा में पूर्ण प्रतियोगिता वो होती है जहां पे विक्रेता का प्रभाव नहीं होता है, यानी जो बेचने वाला होता है उसका प्रभाव नहीं होता है भैया, ग्राहक का प्रभाव ज्यादा होता है। यानी जो क्रेता होते हैं, जो खरीदार होते हैं, उनका प्रभाव ज्यादा होता है। खरीदार ज्यादा होंगे, ज्यादा मात्रा में वस्तु खरीदी जाएगी, खरीदार कम होंगे, वस्तु कम खरीदी जाएगी, और खरीदार ज्यादा होंगे, कीमत भी उसकी ऐसे लगेगी जैसे खरीदार होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे उदाहरण देखिए, कृषि उत्पाद का बाजार जहां कई किसान सामान बेचते हैं और अपना जो है खरीदते हैं कई लोग, तो इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं समान वस्तुएं। समान वस्तुएं का मतलब क्या, अभी समझ जाएंगे आप लोग। सभी विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तु एक जैसी होती है। जैसे मान लो कि पूरा एक अनाज या दूध की सामान है, जैसे एक होता है ना मंडी होती है, सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जी मिलता है, दूध मंडी में सिर्फ दूध मिलता है, फल मंडी में सिर्फ फल मिलता है। तो ऐसे ही जब समान वस्तुएं होती हैं तो वहां पे जो बेचने वाली वस्तुएं होती हैं एक जैसी होती हैं, और वहां पे उसी के जो है रिलेटेड जो खरीदार होते हैं, जैसे किसी को फल खरीदना हो तो फल मंडी में चला जाएगा, अपना सस्ता मिल जाएगा उसे, क्योंकि बहुत सारे फल होते हैं। जब अगर एक दुकान होगा तो उसका कीमत सतवें आसमान पे रहेगा, लेकिन कई सारे दुकान होंगे, है ना, कई सारे दुकान होंगे तो भैया उसकी कीमत सामान्य रहेगी। वही पूर्ण प्रतियोगिता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सिंपल आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि जब एक पूरी की पूरी मार्केट हो और किसी एक पर्टिकुलर को, जैसे कि फल है, फल की मंडी है, सब्जी की मंडी है, दूध की मंडी है, इस प्रकार से, तो वहां पे कीमत समान होती है। वहां पे जो खरीदार होते हैं वो तय करते हैं कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कई सारे लोग होते हैं ना, जो जैसा बेचेगा वैसा कमाएगा, वो सस्ता जैसे बेचेगा वैसे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट है स्वतंत्र प्रवेश एवं निकासी। स्वतंत्र प्रवेश और निकासी, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है उसमें बाजार में प्रवेश और निकासी में कोई बाधा नहीं होती है। जैसे कह सकते हैं उदाहरण में, यदि कोई नया किसान चाहता है तो वह बिना किसी रोक टोक के बाजार में आ सकता है और वस्तु को खरीद सकता है, वस्तु को बेच सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, आप भी जाके अपना दुकान लगा सकते हैं, अपना सामान वहां पे बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण जानकारी। पूर्ण जानकारी मतलब आपको जानकारी है बेचने वालों की भी और खरीदने वालों की भी। सभी खरीदार और विक्रेता पूरी जानकारी रखते हैं और बाजार की स्थिति के बारे में समान रूप से जानते हैं कि क्या प्राइस है, किस कंपनी की सामान है, कैसा बिक रहा है मार्केट में, ये सब पता होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बात करें, इससे ऑनलाइन शॉपिंग होता है, वेबसाइट पर हर उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसके बारे में आप जब से शॉपिंग मतलब कोई चीज़ सामान खरीदते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए कोई मोबाइल खरीद रहे हैं, कोई आप जो है कपड़ा खरीद रहे हैं, तो उसमें प्राइस दिया रहता है, उस प्राइस में आप देख लेते हैं कौन सा बेस्ट है, और बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें, कई सारी चीज़ देख सकते हैं जहाँ पे आपको उचित लगेगा, जहाँ बढ़िया लगेगा आप उसे खरीदेंगे। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वस्तु खरीदेंगे। वो दुकान वाला है ना, वो तो पूरी लिस्ट दिखा रहा है कि भैया देखो हमारे पास ये वस्तु है, इसकी प्राइस ये है, ये प्राइस है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप खरीदोगे क्या, कौन सा वस्तु खरीदोगे, वो आप तय करोगे, क्योंकि उसके ऊपर आप जो है निर्भर हैं कि आप भाई जो वस्तु हम चाहेंगे वो हम खरीदेंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पूरी जानकारी होती है, और जो जानकारी होती है कि यहाँ कितने कौन सी कंपनी मोबाइल है, क्या है, पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं लाभ जो है यहाँ पे ना
हो पाना। तो लाभ ना हो पाना, तो उसमें कैसे देखिए, दीर्घकालीन में कोई भी कंपनी अत्यधिक लाभ नहीं कमा सकती, क्योंकि अगर कोई कंपनी अधिक लाभ कमा रही है तो नई कंपनी आकर प्रतिस्पर्धा कर देती है। मार्केट में कंपटीशन है भैया, कंपटीशन हर जगह पे है। कंपटीशन अगर नहीं होगा तो बहुत सारे लोग होंगे ना, जैसे कि एक कंपनी है कोई, वो कंपनी अगर उसके आगे कोई नई कंपनी नहीं आएगी तो कंपनी अपने आप में वो हिटलर वाला काम करेगी, जैसा तानाशाही वाला काम करेगी नहीं, यानी कीमत जो रहेगी उसके सतवें आसमान पर रहेगी। इसीलिए प्रतियोगिता होनी जरूरी है। जब नई नई कंपनियां आती हैं तो ये पुरानी कंपनियां जो होती हैं, जो अपने प्राइस को बढ़ाती हैं, वो घटा दे। जैसे जियो देखिए, जब उस टाइम पे जब सब लोग पैसा लग रहा था उस टाइम पे, तो जियो जो अपना फ्री किया था ना, तो सारी कंपनी में खलबली मच गई थी। एयरटेल, बीएसएनएल, अन्य जो कंपनियां थी सब में खलबली मच गई और कितनी जाने कंपनियां बंद हुई। जैसे आपने यूनिनार का नाम सुना होगा, बहुत टाटा इंडिकॉम, टाटा डोकोमो, बहुत सारे ऐसे, एयरसेल, ऐसे बहुत सारे आपके सिम होते थे, बंद हो गए सब, या फिर जो है अपना दूसरे में मर्जर कर लिए। तो कहने का दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब जियो ने अपना फ्री लॉन्च किया था, तो जब नई जियो सिम आई थी तो अन्य जो कंपनी थे ना सब लोग फ्री कर दिए। धीरे धीरे एक नई जो है स्थिति सामने आ गई, ताकि जो है कस्टमर को और जो भी हो उनको सबको फायदा हो जाए। तो आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। खेती के उत्पादन बढ़ाने के लिए कीमत कम हो जाती है और किसान जो है लाभ घट जाता है, ये भी इस तरह से हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य क्या हैं, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की अगर बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। इसकी स्थापना 1935 को हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब इसकी विशेषता। ठीक है, मतलब इसकी कार्य के बारे में, इसके क्या क्या कार्य हैं आरबीआई के। आरबीआई एक नॉर्मल बैंक नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, उसमें कोई ग्राहक जाके खाता खुला नहीं सकता है। पहला पॉइंट इसमें है कि मुद्रा नीति निर्धारण करना। मुद्रा नीति निर्धारण करने का मतलब ये है कि आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। कितनी मार्केट में मुद्रा सप्लाई करना है, कितना मुद्रा छापना है, ये आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। जितने सारे नोट होते हैं वो आरबीआई के द्वारा तय किए जाते हैं, नोट छापने वाला काम। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि उदाहरण में कि ब्याज दरों की जो है बढ़ाकर घटाकर ये आरबीआई मुद्रास्फीति का नियंत्रण करती है। मुद्रास्फीति का मतलब कि मार्केट में जब पैसा कम हो जाती है या पैसा ज्यादा हो जाती है तो उस स्थिति को नियंत्रण करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगर पैसा ज्यादा हो जाएगी तो आरबीआई पैसा को लेना शुरू कर देगी। ठीक है, और अगर पैसा कम हो जाएगी तो पैसा छापना शुरू कर देगी। तो कहने का मतलब ये कि जो मुद्रास्फीति है, जो कभी कभी महंगाई आती है, मंदी की स्थिति आ जाती है, घाटा हो जाता है, तो उस स्थिति में आरबीआई आता है और आगे जो है काम करता है, ताकि जो है जो मुद्रास्फीति से घटनाएं हैं वो घटित ना हो। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है वाणिज्य बैंकों का नियमन करना। वाणिज्य बैंक का मतलब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे जो बैंक है व्यापारिक या वाणिज्य बैंक के नाम से जाने जाते हैं और इनका नियमन करता है। नियमन करने मतलब कि इनको देखने काम करना है, संचालन काम करता है इनके ही आधार पे। यानी आरबीआई जो होता है ये आरबीआई के आधार पे ही जो ये सब बैंक है व्यापारिक वाले एक काम करते हैं। जैसा आरबीआई कहता है, जो भी इसके नियम होते हैं उसको नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे कहा गया है। तो आरबीआई सभी वाणिज्य बैंकों को निगरानी करता है ताकि सही तरीके से काम करे। ठीक है, जैसे कि एक प्रिंसिपल होते हैं ना, प्रिंसिपल की निगरानी में सारे अध्यापक होते हैं और अध्यापक प्रिंसिपल की निगरानी में रहकर काम करते हैं। प्रिंसिपल को मान लीजिए आरबीआई है, ठीक है, और जो सभी टीचर हैं वो आप मान लीजिए अलग अलग बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, यूको बैंक, एसबीआई बैंक जो है, मतलब सारे जो बैंक हैं ये सारे बैंक जो है आपके टीचर हैं और जो प्रिंसिपल हैं वो आरबीआई है। आरबीआई के द्वारा ही सारे बैंक काम करते हैं, ऐसे प्रिंसिपल के द्वारा सारे टीचर काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय प्रणाली की स्थिरता। वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का मतलब दोस्तों ये है कि आरबीआई भारतीय जो वित्तीय प्रणाली होती है इनको स्थिर बनाए रखने का काम करता है। जैसे अगर कोई वित्तीय संकट आता है तो आरबीआई विभिन्न उपायों से उस अर्थव्यवस्था को स्थिर करता है। वित्तीय संकट का मतलब कोई अगर भारत में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है आर्थिक संबंधित जिसमें पैसे
की किल्लत होती है, पैसा कोई भी होता है, संकट उत्पन्न होता है, तो उसको जो है समाधान करने के लिए आरबीआई आगे आता है और उसको जो है समाधान करने के उपाय करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे मुद्रा का प्रचलन। मुद्रा का प्रचलन का मतलब ये है कि आरबीआई जो मुद्रा यानी रुपया जो होता है उसको जारी करता है और उसका जो है प्रचलन सुनिश्चित करता है। मैंने आपको बताया कि जितने नोट होते हैं उन नोटों का निर्गमन यानी छपाई करने का काम जो है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो वही जो यहाँ पे मुद्रा को जारी करने का काम आरबीआई के द्वारा होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आरबीआई नए नोट जारी करता है और पुराने नोट को बदलने में काम करता है। जैसे 2000 का नोट आया था तो 2000 नोट आया था तो आप उसे लोग अब तो बंद हो गया। वैसे जब नया नोट जारी हुआ था 2000 का, जब नया नोट आया था सन 2016 में, तो उस टाइम पे पुराने नोट में जैसे 1500 का लोग जमा कर रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से क्या करता है, पुराने जो नोट होते हैं उनको जमा करता है और नए नोट जारी करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें अगला पॉइंट दोस्तों लिखेंगे विनिमय दर द्वारा विनिमय दर का प्रबंधन करना। विनिमय दर का मतलब होता है कि किस दर पे वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है। आरबीआई भारतीय रुपया कह सकते हैं अन्य विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर को नियंत्रित करता है। जैसे अगर बता दूं मैं आपको तो $1 जो होता है ना, एक डॉलर में इस टाइम पे लगभग 84 प्लस हो चुका है। ठीक है, 84 प्लस हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये $1 में 84 रुपया होता है, ये पूरा का पूरा विनिमय दर नियंत्रित करने का आरबीआई के द्वारा काम किया जाता है। यही पॉइंट इसमें कह रहा है। ठीक है, अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाता है तो आरबीआई बाजार में डॉलर बेचकर स्थिति सुधारता है। तो ये पॉइंट इसमें आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, अच्छे से आप इसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की पूर्ति के प्रमुख जो अवयव हैं, अवयव मतलब तत्व होते हैं, इनको समझाना है। तो आइए इनको भी देखते हैं फटाफट। मांग की पूर्ति के जो अवयव हैं वे कारक होते हैं जो किसी वस्तु या सेवा के उपलब्ध को सुनिश्चित करते हैं। प्रमुख अवयव जो हैं, अवयव मतलब तत्व, वो इस प्रकार से नीचे दिए गए हैं। आइए इसको समझते हैं। हम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। उत्पादन के बारे में बात करें तो पहले जो तत्व है, पहला जो अवयव है वो उत्पादन है। वस्तु या सेवा को तैयार करने के लिए उत्पादन करना आवश्यक होता है। कोई वस्तु या सेवा को अगर उत्पादन करना है तो भैया उसके लिए उत्पादन जरूरी है। आगे उदाहरण में लिख सकते हैं, अगर किसान द्वारा गेहूं की खेती कर रहा है तो उसमें जिससे बाजार में गेहूं उपलब्ध हो सके, इसलिए उत्पादन किया जा रहा है। तो सिंपल भाषा में ये है कि अगर कोई किसान गेहूं उत्पादन कर रहा है तो मार्केट में गेहूं की उपलब्धता बनी रहेगी। अगर किसान फसल उत्पादन नहीं करेंगे तो मार्केट में क्या आपको जो है गेहूं, चावल, अन्य चीजें दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि महंगाई और बढ़ती चली जाएगी। तो पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे पॉइंट है वितरण। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, देखिए जैसा उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उचित वितरण प्रणाली को होना चाहिए। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट से माध्यम से उत्पादन को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, यानी जो वस्तु आप बना रहे हैं उसको कैसे कस्टमर तक पहुंचाना है, उसके लिए कुछ तो माध्यम होना चाहिए। वितरण कैसे करेंगे, है ना, मतलब बांटना काम कैसे करेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो वही है कि यहाँ पे आज के दिन में ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है, ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन शॉपिंग लोग ज्यादा करते हैं। तो आप क्या करते हैं, घर बैठे ही उस वस्तु को मंगा लेते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन के माध्यम से आपके पास वस्तु पहुंच जाती है, यानी वितरण हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्र। अगर इसके बारे में बात करें तो इन क्षेत्रों से उत्पादों की आपूर्ति की जाती है और मांग को पूरा किया जाता है। जैसे विभिन्न उद्योग द्वारा कपड़े, जूते, अन्य उत्पादन आपूर्ति की जाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कृषि से, उद्योग से, सेवा क्षेत्र से, ये क्या है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी में कोई वस्तु बन रही है और फिर कंपनी से वस्तु बनकर मार्केट में जाती है। तो क्या है, मार्केट में जो वस्तु गई है वो कंपनी में बनी है, यानी उद्योग हुआ है। ठीक है, अगर गेहूं का उत्पादन हुआ तो कृषि में उत्पादन हुआ है। और सेवा क्षेत्र का मतलब ये है, सेवा क्षेत्र का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी लोग सेवा कर रहे हैं, सर्विस में है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये भी तरह से उत्पादन काम करते हैं। ठीक है, तो इससे हम कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्रिया कहते हैं, उद्योग को द्वितीय क्रिया कहते हैं, सेवा को तृतीय क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है, प्रत्यक्ष कर का अर्थ क्या है और इसके प्रमुख लाभों का प्रकाश डालिए। तो प्रत्यक्ष कर या फिर उसके प्रमुख लाभ क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे,
प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें व्यक्ति या संगठन सीधे तौर पर सरकार को देता है या फिर उसे जैसे आयकर संपत्ति कर होता है। जैसे आपकी जब कभी उसमें जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो जो आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी से कुछ हिस्सा उसका टैक्स कटेगा, ठीक है, टैक्स कटेगा, डायरेक्ट टैक्स कटेगा यानी प्रत्यक्ष रूप से, और सीधे सरकार के खाते में चला जाता है, ठीक है। तो कहने का दोस्तों ये है कि प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो सरकार के सीधे जो है सरकार को सीधा दिया जाता है, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं इसके क्या क्या प्रमुख लाभ है। तो देखिए प्रत्यक्ष करके यहाँ पे देखिए आर्थिक समानता बनी रहती है। यह उच्च आय वाले लोग होते हैं उनको ज्यादा कर वसूलता है, जिससे समाज में एक जो आर्थिक समानता वो बनी रहे। अगर मान लो कोई जो है 1 लाख रुपए सैलरी पा रहा है, ठीक है, कोई 1 लाख रुपए सैलरी पा रहा है और कोई मान लो 20,000 सैलरी पा रहा है, ठीक है, तो जो 1 लाख वाला है उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है और जो 20 वाला है उसको टैक्स कम देना पड़ता है, ताकि समाज में स्थिरता बनी रहे, ताकि समानता बनी रहे। ये बहुत अच्छी काम है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो जिनकी सैलरी जिनकी ज्यादा है उतना उनको टैक्स देना पड़ता है, जिनकी सैलरी कम है उनको टैक्स कम देना पड़ता है। तो ये क्या समान नहीं है, समानता है। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे कह रहा है। उदाहरण में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति की 5 लाख रुपए कमाता है और अधिक कर देगा, तो अगर कोई 5 लाख रुपए कमाने वाला तो कम कर देगा, ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है राजस्व का स्थिर स्रोत। राजस्व का स्थिर स्रोत का मतलब ये है कि यह सरकार के लिए एक स्थिर और सुनिश्चित राजस्व स्रोत होता है। मतलब कि स्थिर स्रोत का मतलब कि सरकार को पता है कि भैया जो जितना कमा रहा है उतना टैक्स देगा, तो उसका मतलब ये टैक्स देगा वो स्थिर परमानेंट है, ठीक है। सरकार को आयकर से नियमित रूप से धन प्राप्त होता है, तो ये फिक्स है कि सरकार को आयकर प्राप्त होती है, ठीक है। उसी प्रकार से अपना सरकार मैनेजमेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पॉइंट समाज में न्याय। भाई सिंपल सी बात ये है कि प्रत्यक्ष कर प्रणाली में समाज में न्याय सुनिश्चित करता है, क्योंकि जिसकी जितनी आय रहेगी उतना टैक्स देगा, जिसकी आय कम रहेगी टैक्स कम देगा। तो यहाँ पे समाज में न्याय एक तरह से बना रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, उदाहरण में दे सकते हैं कि उच्च आय वर्ग वाले अधिक कर वसूल करना, ठीक है, और निम्न आय वाले से कम जो है टैक्स देना, ये इसमें शामिल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे दोस्तों है। क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्तनशील लागत के विषय में विवरण दीजिए। तो परिवर्तनशील लागत क्या होता है इसको समझते हैं, फिर इसके बाद जब मैं अगली बार मॉडल पेपर लेकर आऊंगा तो वहां पे मैं आपको डायग्राम वगैरह सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वाले भी पॉइंट रहेंगे ताकि जो है आप उसे आसानी से समझ पाएं। क्वेश्चन यहाँ परिवर्तनशील लागत, इसमें हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे परिवर्तनशील लागत वह लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा से बदलती रहती है। जैसे से उत्पादन बढ़ता है परिवर्तनशील लागत भी बढ़ता है, जब उत्पादन घटता है तो ये भी घटना शुरू करता है। तो यहाँ परिवर्तनशील लागत का मतलब क्या, परिवर्तनशील मतलब बदलाव, परिवर्तनशील मतलब बदलाव, ठीक है। परिवर्तन कुछ रखो, बदलाव हो रहा है। जैसे उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन भैया जब बढ़ेगा तो लागत भी तो बढ़ेगी, ठीक है, लागत भी बढ़ेगी। उत्पादन कम होगा तो लागत भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, वही बात यहाँ पे है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, कच्चा माल जैसे है, अगर किसी कार की फैक्ट्री में अधिक कारों का उत्पादन होता है तो कच्चे माल जैसे स्टील की लागत भी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है श्रम लागत। यदि किसी कंपनी में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई है तो उसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होगी और श्रम लागत भी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि उत्पादन बढ़ेगा तो भैया लागत भी बढ़ेगी, उत्पादन घटेगा तो लागत भी घटेगी, ठीक है। ये सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। इसके बाद तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन को मैं तैयार करूंगा अगली वीडियो में, ताकि जो है आप उसे अच्छे से पूरा तैयार कर पाए। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।